तुम कौन हो? दर्श ने डर के मारे उस बुढ़े आदमी से पूछा। उस बुढ़े आदमी ने कहा, मैं कौन हूं वो जानना जरूरी नहीं है। फिलहाल जरूरी यह है कि इस राक्षसी पहाड़ में तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर दर्श को थोड़ी सी शांति हुई कि वो कोई मानव रूपी राक्षस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी आवाज से दर्श को जरूर पता लग जाता। दर्श ने कहा, क्या आपने मेरी जान बचाई? उस बुढ़े आदमी ने कहा, लगता है तुम यहाँ सुप्रीम पैलेस के स्वयंवर के लिए आए हो। वो आदमी दर्श की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे में दर्श को समझ नहीं आया कि आखिर वो बुजुर्ग कौन था और उसने दर्श की जान क्यों बचाई थी। दर्श थोड़ा सहम गया था और कहा, आप कौन हैं और मेरी जान आपने क्यों बचाई? बुजुर्ग ने अपनी कमर के पट्टे को कस के बांधा और गुलाटी मारते हुए दर्श के पास आकर कहा, मैं सुप्रीम पैलेस से हूं। तुम स्वामी से मिले होगे, मैं उसका पिता हूं। दर्श चौंक गया। स्वामी के पिता? स्वामी तो आरुषि के पिता हैं। इसका मतलब दर्श के सामने जो 70 साल के राजशेखर थे वो आरुषि के दादाजी थे। दर्श राजशेखर से पहली बार मिलने के बाद भी पहचान गया था। दर्श ने कहा, हाँ, मैं यहाँ सुप्रीम पैलेस के स्वयंवर में आया हूं। ये सुनते ही राजशेखर ने कहा, मेरी प्यारी पोती ने भी स्वयंवर में हिस्सा लिया है और जहां तक मुझे पता है वो यहाँ इस राक्षसी पहाड़ पर भी है। दर्श ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी पोती का नाम आरुषि है ना? दर्श जानबूझकर अनजान बन रहा था। बुजुर्ग ने कहा, तुम जानते हो उसे? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ मिलेगी? दर्श को विश्वास नहीं हो रहा था कि दर्श आरुषि के दादा से मिल रहा था। जाहिर सी बात थी कि उनसे मिलना दर्श के लिए अच्छी बात नहीं थी। उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आरुषि के दादाजी आरुषि से भी ज्यादा अजीब थे। आरुषि के दादाजी एक महान गुरु थे। अगर आरुषि अपने दादाजी को उस व्हाइट टाइगर माउंटेन वाला किस्सा बता देगी कि कैसे दर्श ने उस दिन आरुषि को हराकर उससे वो व्हाइट टाइगर अटैक की सीक्रेट स्किल छीन ली थी, तो अभी जिस राजशेखर ने दर्श को बचाया है वही राजशेखर दर्श को एक झटके में मार देगा। क्योंकि आरुषि का नाम लेते वक्त उनके चेहरे पर जो भाव थे उससे साफ था कि आरुषि में उनकी जान बसती है। दर्श ने कहा, राजशेखर जी, सच बात कहूं तो मैं भी यहाँ इस स्वयंवर में हिस्सा लेने आया था, एक नया अनुभव लेने आया था, लेकिन गलती से मैं यहाँ खो गया हूँ। पूरा एक दिन बीत चुका है लेकिन अब तक मुझे वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। मैं नहीं जानता कि इस वक्त आरुषि और बाकी के लोग कहाँ होंगे। हम सब एक ही टीम में थे लेकिन मैं गलती से सबसे अलग हो गया और रास्ता भूल गया। अब यहाँ से वापस कहाँ जाना है और वो लोग कहाँ हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। दर्श ने बुजुर्ग से जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि दर्श जिन हालात में उस कैंप से भागा था वो वहां वापस कैसे जाए। दर्श फिर से उस जगह नहीं जाना चाहता था और राजशेखर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दर्श बेगुनाह है, उसने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन सबने मिलकर और राशि ने आंसू बहा दिए तो राजशेखर को दर्श के खिलाफ होते हुए देर नहीं लगेगी। और दर्श ने राजशेखर की ताकत को देख लिया था कि कैसे उसने उस राक्षस को खत्म किया था। उस कैंप में वापस जाना मतलब मौत को न्योता देने जैसा था, क्योंकि वहां टीम के सभी लोग दर्श से नफरत करने लगे थे और दर्श की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। राजशेखर ने कहा, बस इतना ही? तो तुम सच में पागल हो। खैर कोई बात नहीं, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें मैं मिला। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उस कैंप एरिया तक पहुंचने में मदद करूंगा। इतना कहकर राजशेखर ने अपनी यूनिवर्स बैग से राक्षसी पहाड़ का नक्शा निकाला। वो वैसा ही नक्शा था जो आमतौर पर दर्श और बाकी लोगों के पास था। उस नक्शे में जो भी ट्रेनिंग एरिया थे उन सब पर लाल कलर का निशान किया हुआ था। दर्श ने कहा, राजशेखर जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपनी स्किल से उस जगह को बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने के लिए आपकी स्किल का सहारा नहीं ले सकता। वैसे भी ये मेरे लिए एक नया अनुभव हो गया है। मेरी स्किल की कमी के कारण मैं गलती से इस जंगल में खो गया हूँ। मुझे बस इस कमी को पूरा करना है। गलती मुझसे हुई है तो इस जगह को भी मैं खुद ढूंढूंगा। इसलिए मैं वापस जाने के लिए अपनी स्किल पर फिर से एक बार भरोसा करके इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता हूँ। राजशेखर ने कहा, तुम नहीं जानते कि ये जंगल कितना खतरनाक है। अपनी ताकत के साथ ऐसे जंगल में घूमना सीधे तौर पर मौत को गले लगाने जैसा है। मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। दर्श ने कहा, राजशेखर जी, मैं सच कह रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजशेखर ने कहा, ये बचकानी हरकतें बंद करो, ये वक्त चर्चा करने का नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो।
राजशेखर ने दर्श की एक बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर दर्श को कपड़ों से पकड़कर अपने साथ आसमान में तेजी से उड़ गए। तभी अचानक से दर्श को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई है और आसमान की तेज हवा दर्श के कानों में जोर से लगने लगी। राजशेखर की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। दर्श को लग रहा था जैसे राजशेखर की रफ्तार के सामने उसकी हर एक मार्शल स्किल बेकार है। उसकी शाही आसमानी तकनीक की रफ्तार भी और उसकी ड्रैगन 9 आसमान का सफर की रफ्तार भी, कोई इतना तेज कैसे हो सकता है? इतनी रफ्तार के साथ भी राजशेखर को दिशा की गहरी समझ थी। राजशेखर को देखकर ऐसा लगता था कि उनको राक्षसी पहाड़ों के इलाके के बारे में अच्छी जानकारी थी। कुछ ही देर में राजशेखर दर्श को लेकर वहां पहुंच गए जहां प्रथम ने उसकी टीम का कैंप लगाया था और जहां से दर्श भाग निकला था। दर्श के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन अचानक राजशेखर के चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उन्होंने किसी खतरे को सूंघ लिया था। राजशेखर तुरंत दर्श को लेकर नीचे जंगल में उतरे। दर्श ने आसपास सभी जगह को देखते हुए कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, यहां जरूर कुछ तो हुआ है, क्योंकि दर्श उस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ था। दर्श उस जंगल को देखकर अच्छे से बता सकता था कि ये वही जगह है जहां प्रथम और अन्य लोगों ने कैंप लगाया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। दर्श ने कहा ये। हालांकि जब दर्श आसमान से नीचे पहाड़ के जंगल में गिरा तो दर्श को सब साफ साफ नजर आ रहा था। वहां की स्थिति को देखकर दर्श के भी हाव भाव बदल गए थे। दर्श घबरा गया था क्योंकि दर्श को आश्चर्य हुआ कि पहाड़ का जंगल पहले से ही अस्त व्यस्त था। फॉर्मेशन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। वहां जो तंबू लगाए गए थे उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए और यहां तक कि आसपास में वहां दर्जनों लाशें अस्त व्यस्त हालत में पड़ी थी। ये वही लोग थे जिन्होंने इस बार की स्वयंवर में हिस्सा लिया था। उन सभी को इतनी बेरहमी से मारा गया था और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। वहां मौजूद किसी भी लाश का पूरा शरीर नहीं था। ऐसा दृश्य देखकर राजशेखर खुद को संभाल नहीं पाए। राजशेखर खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। उनके जहन में एक और ही डर था। दर्श ने कहा ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़े समय पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर ये कैसे? दर्श भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया था। दर्श ने सोचा भी नहीं था कि उसके दूर रहते हुए कुछ ही समय में ऐसा हादसा हो जाएगा। इतनी क्रूरता और पेड़ों पर मिले निशानों से दर्श समझ गया और अनुमान लगाया कि ये काम आखिर किसका हो सकता है। राजशेखर जान गया था कि यहाँ पर जिस राक्षस ने हमला किया है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली भयानक राक्षस थे। हालांकि आरुषि, प्रथम और बाकी लोगों की ताकत से उन राक्षसों को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। दर्श को बाकी सभी लोगों के जीवन और मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दर्श को परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ आरुषि की, क्योंकि आरुषि का शरीर एक गॉड गिफ्टेड था और दर्श अभी भी आरुषि से लाभ उठाना चाहता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से दर्श नहीं चाहता था कि आरुषि के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो। इसलिए दर्श ने कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की। सुराग के ढूंढने में दर्श ने जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्श क्या ढूंढ रहा था। दर्श को हकीकत में तो वहां किसी की सांस से जिंदा रहने की उम्मीद महसूस हो रही थी। जमीन पर पड़ी लाशों के बीच अभी भी कुछ लोग थे जो जीवित थे और जो जिंदा रहना चाहते थे, जो अपनी मौत से लड़ रहे थे। दर्श ने राजशेखर से कहा राजशेखर जी, इस तरफ मेरे पीछे आइए। राजशेखर दर्श के पीछे पीछे जाने लगे। दर्श तेजी से एक व्यक्ति जो दर्श से चिल्ला रहा था उसके पास भागा। दर्श और राजशेखर ने देखा तो वो आदमी दर्श से करहा रहा था। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। दर्श ने देखा तो पता चला कि उस आदमी के पैर गायब थे। उसके पैर किसी ने काट दिए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये आदमी अभी भी जिंदा है और वो आदमी जीना चाहता था। दर्श उस आदमी की सांसें महसूस कर पा रहा था। दर्श महसूस कर पा रहा था कि वो अभी भी जिंदा है और अपने दर्द से लड़ रहा है। वो आदमी उल्टा पड़ा था। दर्श ने तुरंत उस आदमी को सीधा किया और कहा तुम होश में हो? जैसे ही दर्श ने उस आदमी को अपने हाथों से पलटाया, उसने देखा तो वो आदमी बेहद डरा हुआ था। उस आदमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चीखते हुए कहा नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उस आदमी को जब दर्श ने पलटाया तब पता चला कि वो आदमी बेहोश नहीं था, बल्कि काफी हद तक डरा हुआ था और उस आदमी का शरीर कांप रहा था। दर्श ने कहा शांत शांत हो जाओ, तुम डरो मत, हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आए हैं और ये सुप्रीम पैलेस के बुजुर्ग हैं। दर्श ने राजशेखर की ओर इशारा करते हुए कहा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इतना कहते ही राजशेखर दर्श के पास बैठे और उस आदमी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही एक जादुई शक्ति पैदा हुई। राजशेखर ने अपनी शक्ति से उस आदमी का डर खत्म कर दिया। वो आदमी अब पूरी तरह से होश में आ रहा था। उस आदमी के होश में आने के बाद राजशेखर ने पूछा, दोस्त, आखिर यहां हुआ क्या था और बाकी के लोग कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, हम पर हमला किया गया था। हमारे बीच गद्दार थे। जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था उसमें से कुछ राक्षसों के द्वारा भेजे गए हुए जासूस भी थे। उन्होंने इंसानों का रूप लेने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया था और इंसान बनकर हम सबके साथ घुल मिल गए थे। और वो ऐसे घुल मिल गए थे कि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। और उन राक्षसों ने मानव का रूप लेकर हम लोगों को धोखा दिया था। उन्हीं राक्षसों ने हम पर हमला बोल दिया था। कई लोगों को राक्षसों द्वारा मार दिया गया था और कई लोगों को राक्षसों के द्वारा ले जाया गया था। उन राक्षसों ने अपना डर फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के रास्ते अपनाए। ट्रेनिंग में कितने लोग हैं इन सब की जानकारी उन राक्षसों के पास थी। ये सब उन राक्षसों की एक चाल थी। सब बर्बाद हो गया। वो आदमी रोने लगा। हालांकि वो होश में तो आ गया था, पर वो आदमी अभी भी बहुत घबराया हुआ था और काफी डरा हुआ भी था। राजशेखर ने पूछा, वो सबको पकड़कर ले गए क्या? प्रथम कहाँ है? क्या वो प्रथम को भी उठाकर ले गए हैं? क्या प्रथम भी राक्षस का सामना नहीं कर पाया? आखिर वो सबको कहाँ लेकर गए हैं? राजशेखर ने अपने सवाल पूछने जारी रखे। उस आदमी ने डरते हुए कहा, वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। वो काल था, इस राक्षसी पहाड़ के 5 बड़े राक्षस राजा में से एक, जिसका नाम काल राक्षस है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। प्रथम और इस शक्तिशाली राक्षस का कोई मुकाबला नहीं है। काल इतना शक्तिशाली है कि वो किसी को भी खत्म कर सकता है। हमारे पास उसका सामना करने की ताकत नहीं थी और जिन्होंने भी उसका सामना किया वो जिंदा नहीं बच पाया। जिस किसी ने भी भागने की कोशिश की उस हैवान ने उन्हें भी जान से मार डाला। वो आदमी जब लोगों को बंदी बनाने वाले राक्षसों का जिक्र कर रहा था, उसका चेहरा काफी बदल गया था। वो और भी डर गया था। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा था। राजशेखर ने डरते हुए पूछा, आरुषि कहाँ है? क्या उसे भी वो राक्षस अपने साथ ले गया या उसे मार दिया? बताओ, जल्दी बताओ। उस आदमी ने कहा, नहीं, उन्हें ले जाया गया है। सबको राक्षस अपने साथ लेकर गए हैं, यहां तक कि आरुषि को भी। ये जानकर राजशेखर थोड़े से घबरा गए थे, ऐसे जैसे कि वहां पहले से ही सब कुछ जानते हो। इसलिए राजशेखर ने आगे कुछ पूछना बंद कर दिया। राजशेखर चिंता में उठ खड़े हुए। उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। दर्श समझ नहीं पाया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आरुषि जिंदा है, इस बात से राजशेखर को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी उनके पास मौका है आरुषि को राक्षस के पास से छुड़ाने का। फिर राजशेखर कौन सी दुविधा में थे? आखिर क्या चल रहा था उनके दिमाग में? क्या दर्श राजशेखर के दिल की बात जान पाएगा? क्या दर्श राजशेखर के साथ मिलकर आरुषि को बचा पाएगा? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।